गुड इवनिंग, नमस्कार। पीएम ई विद्या चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सजीव प्रसारण और आज वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित जो कार्यक्रम है उसका टॉपिक है आहार चिकित्सा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम आपके साथ बातचीत करेंगे जो एनआईएस के लर्नर्स के लिए ख़ास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो नेचुरोपैथी कोर्स में कहीं एडमिशन लिए हुए हैं या फिर योग में भी वो एडमिशन लिए हुए हैं। तो एनआईएस के दोनों कोर्सेज में ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी सामान्य लोगों के लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आहार को किस तरह से लिया जाए कि वो चिकित्सा की तरह काम करे या वो औषधि की तरह काम करे, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हम स्वस्थ रहें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोनिका, जो विशेषज्ञ हैं आहार से संबंधित, चिकित्सक भी हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, और चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं विवेकानंद हॉस्पिटल दिल्ली से। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डॉक्टर पीके चौहान, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर योग एंड नेचुरोपैथी। तो आज हम बातचीत आपके साथ करेंगे आहार चिकित्सा पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आहार क्या है। हम सबसे पहले आहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। वैसे तो आप सभी लोग पढ़े हैं आहार के बारे में, और कुछ हमारे जो सामान्य लोग हैं उनको ये बताना थोड़ा सा आवश्यक होगा, मुझे लगता है। आहार हम कहते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन है, शर्करा है, वसा है, जल है, इनसे बने हैं और इनको हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। उन खाद्य पदार्थों को, इसको हम कहते हैं भोजन या आहार, यानी इन सभी खाद्य पदार्थों को। और हमारे जीवन में एक मूल आधार हम कह सकते हैं आहार का, क्योंकि आहार वास्तव में सर्वाधिक आवश्यक है। सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है जीवन में जीने के लिए तो वो है हमें सबसे पहले आहार की। तो ये बेसिक चीज़ है आहार हमारा, और प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए, सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऊर्जा के लिए हम ये मानते हैं कि आहार अनिवार्य है, क्योंकि आहार के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आहार से ही हम अपने जो शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं और सेल्स की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी होती है। तो विभिन्न काम जो है आहार के हैं। एक बात और भी है कि आहार जितना अच्छा होगा, बेहतर होगा, उससे प्रसन्नता भी होगी, जीवन सुख और संतोषमय भी होगा, शरीर की पुष्टि होगी, बल प्राप्त होगा और हमें वो एक ओज भरा हुआ यानी चमकता हुआ हमारा शरीर, हमारा चेहरा उससे प्राप्त होगा। तो मन पर भी नियंत्रण आहार का होता है, और आहार के साथ ही हम जब योग भी करते हैं तो दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि ना केवल योग करने से हमें स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, योग के साथ हमें उतना ही आवश्यक आहार भी है, यानी डाइट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम योग करते हैं, योग करने के पश्चात यदि हमने डाइट में बहुत सारे छोले, कुलचे, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ले ली, तो जो हमने योग में ऊर्जा उत्पन्न की, योग के माध्यम से जहाँ जहाँ शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा, उसके पश्चात इतना गरिष्ठ और तामसिक भोजन यदि हमने लिया तो हमारे उस योग अभ्यास का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें आहार के महत्व को भी समझना होगा। और आज के जीवन में तो मैं समझता हूँ कि डाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज लोग डाइट को लेकर के अपने डाइटिशियन के साथ बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ किसी न किसी तरह से वो मिल रहे हैं और वो उनसे अपना डाइट चार्ट बनवा रहे हैं, ताकि अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से वो जी सकें,
स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रखें, बॉडी की जो फिटनेस है उसको ठीक रखें और जो सुंदरता है उसको भी बनाए रखें। ध्यान रखिए इन सभी चीज़ों में आहार यानी डाइट की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर मोनिका से ये प्रश्न करता हूँ सबसे पहले कि क्या वास्तव में आज के समय में जो डाइट है जी। उस डाइट के लिए लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, और आपके पास क्या इस तरह के कुछ लोग आ रहे हैं जो कि आपसे डाइट चार्ट बनवा रहे हैं और अपने आगे जीवन जीने के हिसाब से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? जी धन्यवाद चौहान जी। बेसिकली आजकल लोगों में इतना अवेयरनेस हो गया है डाइट को लेके कि वो अपना ही नहीं, अपने परिवार में जितने भी सदस्यगण हैं, वो बच्चा हो या बूढ़ा, सबके लिए प्रॉपर एक मील प्लान चाहते हैं कि हम कितनी कैलोरीज और किस तरह से लें। पहले होता था कि कोई भी किसी भी डाइटिशियन के द्वारा या फिर अपना ऑन कॉल या फिर ऑन नेट आप डाइट शेड्यूल लोग निकाल लेते थे, लेकिन अब लोगों में इतना अवेयरनेस हो गया है कि हमें एक प्रॉपर सर्टिफाइड नेचुरोपैथ या न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा ही डाइट प्लान लेना है, जिसमें उनकी शारीरिक श्रम यानी वो किस तरह का उनका अपनी क्रियाएं कैसी चल रही हैं, या उनके रेस्टिंग आवर्स ज़्यादा हैं, किस तरह का उनका रूटीन का एक प्रोफाइल है, अपने स्टैंडर्ड वैल्यू को देखकर उनकी आयु के अनुसार उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डाइट शेड्यूल लेना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरह की आजकल क्या है, लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है और लाइफ डिसऑर्डर भी वैसे हो गए हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और लोगों में मोटापा जनरल देखा गया है, क्योंकि जब से पैंडेमिक की एक कंडीशन सिचुएशन सामने आई है, वर्क फ्रॉम होम अक्सर लोगों का चल रहा है, तो उसमें लोगों को पता है कि बैठे बैठे कब्ज़ हो रही है, तो वो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो योग के साथ साथ अपनी डाइट में हमें क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, किस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें फूड लेने हैं, उस तरह के रूटीन में प्रॉपर अपडेट लेते हैं। बट गाइस, इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये नहीं कि सबका डाइट शेड्यूल एक जैसा होता है। डाइट में हम लोग संतुलित आहार देते हैं, आपके पूरी बॉडी के प्रोफाइल के अनुसार देते हैं, लेकिन हर पर्सन की प्रकृति अलग अलग होती है। आपके आयु के अनुसार, वर्ग यानी मेल है फीमेल है, आपका हाइट क्या है और आपको किस तरह के रोग है। हो सकता है आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके आधार पर सबके डाइट शेड्यूल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया और वो प्लान आप फॉलो कर लेंगे, ये हमेशा तो पॉसिबल इस पे नहीं। तो हम बिल्कुल अलग से चर्चा करेंगे और डिटेल जी में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह का डाइट शेड्यूल किस पर्सन के लिए चाहिए, किस तरह की उसकी बीमारी है या वो स्वस्थ है, क्या वास्तव में ओव्स है, वो ओबेसिटी यानी उसको है, या फिर उसको कोई और प्रॉब्लम है। तो डाइट सबको अलग अलग आवश्यक है, तो उस डाइट पे हम चर्चा करेंगे बाद में। इससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ये डाइट है इसके मुख्य कार्य क्या हैं। यानी जो डाइट हम लेते हैं तो ये बिल्कुल सीधी सी बहुत नॉर्मल बात है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डाइट जो है हमारा, वो हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी में, शारीरिक कार्य जिसे हम कहते हैं, तो उनको करने में सबसे ज़्यादा ये मदद करता है। सारे काम इसके द्वारा होते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग की क्रिया जो होती है, शक्ति जिससे प्रदान होती है, वो हमारी इसी से होती है। और दैनिक क्रियाओं के दौरान जो कोशिकाएं जो होती हैं हमारी सेल्स, उनमें जो टूट फूट हो जाती है, मरम्मत हो जाती है, तो उसको यानी टूट फूट करने के बाद जो मरम्मत का काम है, बॉडी बिल्डिंग का काम है, वो भी हमारा डाइट जो है वो हमारा करती है। और साथ ही इसके जो नई सेल्स का जो निर्माण है, यानी कि नई सेल्स का जो निर्माण है, वो भी हमारे भोजन के द्वारा यानी आहार के द्वारा ही होता है। तो शरीर की और रोग से भी रक्षा, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शरीर की रोगों से भी जो रक्षा करते हैं, उसके लिए भी भोजन का अपना एक महत्व है। यानी वो ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे शरीर की रोगों से रक्षा हो पाती है। यानी उसको हम एक दूसरी भाषा में कहें, साइंटिफिक वे में इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, जो आज पूरे जगत भर में छाई हुई है बात कि इम्यूनिटी बूस्टर, तो इस इम्यूनिटी को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए आहार की यानी डाइट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सही डाइट लेंगे हम
तो इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी। तो ये तो हुए जो हमारे शारीरिक कार्य हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब हमारी बात आती है मानसिक कार्य। तो मानसिक रूप से भी भोजन हमें कई प्रकार से जो है हेल्प करता है। जैसे कि अच्छा भोजन, ठीक भोजन, स्वस्थ भोजन आप लेते हैं, हेल्दी डाइट आप लेते हैं, तो मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है और सुरक्षा भी मिलती है। ऑटोमेटिकली ये हमें लगता है कि हम भोजन लेकर के तृप्त हुए, मन भी प्रसन्न रहता है और हमें लगता है कि जो भी हमने लिया भोजन वो बहुत अच्छा था। तो ये हम कुछ अनुभव भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह से मानसिक रूप से भी संतुष्टि हमें भोजन से प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक और कार्य जो है भोजन का माना जाता है, जो कि भोजन कहें, डाइट कहें, दोनों तरह से कह सकते हैं, सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन। तो इसमें अक्सर देखा है कि जब प्रसन्नता की कोई बात आती है, आपने देखा होगा जब भी कई बार हमारी बर्थडे पार्टी होती है या फिर हमारा कोई धार्मिक फंक्शन भी हो सकता है या फिर कोई और अनुष्ठान हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या फिर पार्टी के दौरान भी हम एक अच्छा भोजन लेना पसंद करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और मिठाइयाँ बांट करके आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, दूसरे को भी कराते हैं, स्वयं भी अनुभव करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह का जो हम भोजन लेते हैं तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। लेकिन ध्यान रखना हमें ये चाहिए कि उस पार्टी में इतना गरिष्ठ भोजन हम इस्तेमाल ना करें जिससे कि हमारे लिए अपच हो जाए या फिर डाइट में और कोई प्रॉब्लम हमारी हो जाए। जी मोनिका जी, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शरीर को आपको अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुष्ट रखने के लिए आहार की बहुत उपयोगिता है। जहाँ तक आपने बोला शारीरिक में आपका कि बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स जो बिल्डअप होते हैं, तो गाइस एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी वो अपना आहार लेना माँ से स्टार्ट कर देता है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू उसका न्यूट्रिशन जाना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उसका जब जन्म होता है तब से लेकर और जब तक हम हैं सृष्टि में तब तक हम लोग आहार का सेवन करके अपने आप को शारीरिक रूप से बिल्कुल सही रख पाते हैं। एक एक सेल के लिए न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है और मानसिक तौर पर संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको सात्विक आहार के साथ जितनी भी सात्विकता के साथ सेवन करेंगे, उसके अलावा जब सात्विकता से उसको बनाया जाएगा तब भी उसमें सात्विकता मानसिक रूप से आती है। और अध्यात्म के में तो आपका अध्यात्म और सामाजिक रूप से, जैसे अभी चौहान सर ने बोला कि धार्मिक जब अनुष्ठान वगैरह या कुछ भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें मिठाई बांटी जाती है। तो चौहान सर जहाँ तक अभी हमने देखा है कि अक्सर लोग खीर वगैरह बांटते हैं, जी। तो उसमें भी बहुत महत्व है उसका भी, अपना उस चीज़ को बांटना, क्योंकि एक उसमें धार्मिक रूप भी आ जाता है और सामाजिक तौर पे सारे इकट्ठे बैठकर जब उस चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन तीनों पर चूँकि हमारी हेल्थ जो है वो टिकी हुई है, हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन आती है उसमें इन तीनों की स्वस्थ रहने की बात होती है। साथ में एक और उसमें हमने कंपोनेंट जोड़ा है, आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना। जी। तो तभी किसी पर्सन को हेल्दी माना जाता है जब वो आध्यात्मिक रूप से भी वो स्वस्थ हो। और उस आध्यात्मिक रूप से मैं कहूँगा कि भोजन या हमारी जो आहार है उसमें यदि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो आध्यात्मिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो इस तरह की डाइट जो है कई बार काफ़ी हमारे लिए हेल्दी होती है और अच्छी डाइट भी कहलाती है, क्योंकि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स का सेवन होता है, मिल्क का जो है सेवन होता है, जो कर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है उसका सेवन होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जो है उसमें प्रसाद के रूप में, कड़क भोजन सा के रूप शक्कर में वगैरह जी डाल जी के दिया बिल्कुल जाता है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में। तो आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए भोजन आवश्यक है। और आध्यात्म कई बार कम भोजन करना या फास्टिंग कर लेना, उपवास जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अनुष्ठान के समय में उपवास रखते हैं, पूरा मतलब दिन उपवास रखेंगे और शाम को वो हल्का भोजन करते हैं उस प्रसाद के रूप में। तो वो भी एक इस तरह का ही अंग है। नेक्स्ट हम आते हैं भोजन के पोषक तत्व। तो ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, आप सभी जानते होंगे, आप लोग भोजन के बारे में, डाइट के बारे में काफ़ी पढ़ते भी रहते हैं।
भोजन में विशेष रूप से एक तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाटर, आपका विटामिन्स और मिनरल्स। इसके साथ ही एक और हमने इसमें फाइबर, रेशा भी जोड़ दिया है। तो रेशे में हम क्या लेते हैं? ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो है ये हुआ हमारा एक पोषक तत्व के रूप में। अब हम ये देखें कि वैसे यदि हम अपना एक डाइट, जिन लोगों को जैसे सामान्य लोग हैं उनको नहीं पता होगा, तो वो डाइट में आप क्या क्या कैसे शामिल करते हैं। जैसे आप दाल लेते हैं, राजमा लेते हैं, प्रोटीन के रूप में आप लेते हैं, चावल लेते हैं, चपाती लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेते हैं। यहीं पर आप घी लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तो आप फैट के रूप में लेते हैं। फ्रूट्स शामिल कर लेते हैं उसमें, सैलड्स के रूप में हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा रेशा का काम करते हैं। और इसी में हमारे विटामिन्स भी कई सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। मिल्क हम शामिल कर लेते हैं, उसमें हमारी विटामिन्स उसमें भी आ जाती हैं, मिनरल्स भी उसमें आ जाते हैं। और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हम ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, मूंगफली भी लेते हैं, अलग अलग तरह के सीजनेबल फ्रूट्स लेते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन, इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा बने जिसमें कि ये सारे पोषक तत्व उसमें उपस्थित हों और प्रचुर मात्रा में, सही मात्रा में उपस्थित हों, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। तो ये बैलेंस डाइट जो है, इसका कंसेप्ट बहुत आवश्यक है। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि उन लोगों के लिए जो जैसे बादाम नहीं ले पा रहे हैं या किशमिश नहीं खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नहीं नहीं उनका संतुलित आहार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। कुदरत ने यानी प्रकृति ने हमें वो सारे तत्व भी प्रदान किए हैं जिनको हम, यदि हम बादाम से नहीं ले सकते तो हम मूंगफली के माध्यम से ले सकते हैं। यदि हम 120 रुपये किलो का एप्पल नहीं खरीद सकते तो हम 30-40 रुपये केजी के हिसाब से अमरूद ले सकते हैं, गुआवा। हम आजकल नाशपाती चल रही है सीजन में, नाशपाती बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। बहुत ही पौष्टिक है नाशपाती, तो आयरन की मात्रा भी अच्छी खासी उसमें भी होती है। तो ये सब चीज़ें जब हम लेते हैं तो इससे बड़ा एक डाइट में जो है, डाइट वो एनरिच हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि बैलेंस फूड लेने के लिए हमें बहुत महंगे महंगे आइटम ही लेने पड़ेंगे। डॉक्टर मोनिका, जी, आप क्या मतलब समझते हैं? बिल्कुल सही। हम लोग जैसे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं जब किसी को डाइट रेफर करती हूँ तो हमारे पास जब पेशेंट की डिटेल आती है तो पता चल जाता है कि उसका प्रोफाइल कैसा है, वो चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसी को ध्यान रख के ही डाइट का शेड्यूल बनाया जाता है कि ये ना हो कि पेशेंट आज आ गया है और उसको फॉलो नहीं कर पा रहा और वो बीमार का बीमारी है। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा यही सबसे पहला मोटिव होता है कि पेशेंट उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर ले। और जहाँ तक आपने कहा, बिल्कुल सही, अक्सर लोगों को नहीं पता नाशपाती के बारे में। तो मैं चौहान सर, आपको एक चीज़ बहुत अच्छी अपनी प्रैक्टिकल बताती हूँ कि जहाँ लोगों ने कोविड के टाइम पे अपना सेब ज़्यादा खाए या कीवी ज़्यादा खाया, तो मैंने अपनी फैमिली में और अपने भी जितने भी पेशेंट्स थे, नोन टू जितने भी थे, उन सबको मैंने नाशपाती पे बहुत फोकस करवाया कि उसमें थोड़ा सा नींबू की ड्रॉप्स डाल के खाएं, क्योंकि अक्सर नहीं पता लोगों को कि नाशपाती आपके पेट के साथ साथ आपके कफ को भी बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से कट करता है। तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी भी बनती है और आपकी बॉडी में मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी मिलती है, और इकोनॉमिकली भी आप उसको बहुत ईजिली अपना ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बताया डॉक्टर मोनिका कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और हम यहाँ पे एक चीज़ का बिल्कुल उल्लेख करना चाहेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं या फिर ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनका नाम हम जानते ज़रूर हैं लेकिन उनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। जैसे हम कहें बेर, तो बेर जो है बहुत ही पौष्टिक हमारे उसमें आता है, फलों में। और साथ में एक चीज़ और बता दें कि बेर जो है जहाँ उगता है, बेर जहाँ उगता है वहाँ पर जो जमीन है उसको खाद पानी कुछ नहीं दिया जाता विशेष रूप से, वो बिना ही खाद के और बिना उसके ही अच्छे से उगता है। ऐसी प्रकृति की, कुदरत की जो है वो देन है।
और जिसमें कोई यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इस तरह का फल बेर है। तो जो वन में रहने वाले लोग हैं, वन्य जीव हैं, जब इस तरह की चीज़ों को वो इस्तेमाल करते हैं, पहले तो हम लोग भी इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डाला जाता था। आज किसान जो है इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहा है, उसको पता नहीं है, उसको पता है केवल मैं प्रोडक्शन अधिक से अधिक लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह की, चाहे वो एप्पल हैं, चाहे इस तरह की मतलब और कोई फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिन पर सीधा सीधा पेस्टिसाइड का असर पड़ रहा है या उन पर पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है और बहुत सारा उन पे डीएपी, यूरिया यानी फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर फल और सब्जियां हैं जिनमें कंपोस्ट खाद लगाई जा रही है या बिना खाद वाले वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह से अनाज में भी इसी तरह का है। तो आज बीमारी का एक कारण ये भी है, हमारे समाज में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, और मैं यहाँ पे डॉक्टर मोनिका भी इसका मेरे ख्याल से विटनेस के रूप में मेरे साथ हैं कि आज समाज में ये कैंसर फैल रहा है। कैंसर, जबकि पहले कभी सुनने में आता था कि किसी किसी गांव में या किसी शहर में मुश्किल से कैंसर का पेशेंट मिलता था, आज बहुत संख्या तो कैंसर वाले लोगों की बढ़ती जा रही है। बहुत नोन होता जा रहा है कि अरे उसकी फैमिली में उनको कैंसर है, उनकी फैमिली में उनको कैंसर है। ये कैंसर जो है इस तरह की जो पेस्टिसाइड्स वाली जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की वजह से, और ख़ासतौर से जैसे पंजाब का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अब धीरे धीरे करके वहाँ की सरकार ने काफ़ी फोकस किया, लोगों को भी समझ आया, लेकिन अभी भी जो किसान हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने आसपास इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, इस अवेयरनेस को देने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से बचा जा सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ ऐसी है जो केवल बिना खाद पानी के हमें मिल सकती है, वो बहुत न्यूट्रियस होती है और शुद्ध होती है। जैसे कि झरवेरी के बेर हो गए या फिर आपके अमरूद हो गए, इनमें खाद वाद बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। और आम में अब स्प्रे करना लोगों ने शुरू कर दिया है। वैसे आम पहले इससे बचा हुआ था। इसी तरह की एप्पल में बहुत ज़्यादा ये स्प्रे होने लगा है और खाद का यूज होने लगा है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखें। जैसे केला है, केला बिल्कुल शुद्ध आता है, उसमें भी इस तरह का कोई यूरिया, कोई डीएपी या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, अब लोग पकाने में, केले को पकाने में बर्फ़ की जगह पर इस्तेमाल करते हैं आजकल दूसरे केमिकल्स का। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमें है कि इन चीज़ों की शुद्धता बनी रहे तो हम उतने ही बेहतर स्वस्थ होंगे। आइए बात करते हैं पोषक तत्व हमारे, जैसे कि हमने बताया कौन कौन से हैं। एक बार देखें हमारे इस टेबल में, जल रोज़ाना हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के ऊतकों के लिए और कोशिकाओं में ये पोषक तत्वों को ले जाने में भी सहायक रहता है, और हमारे ब्लड में इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो जल की काफ़ी अच्छी खासी मात्रा जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और यदि हमें स्वस्थ बने रहना है तो कहते हैं कि आप जो निर्धारित एक मात्रा है जल की, कम से कम 5-6 लीटर पानी आपको दिन में पीना चाहिए। ठंड के समय में थोड़ा कम पी सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में पानी पीने से हमारा जो शरीर है, टॉक्सिन्स जो है वो भी बाहर सब निकलते रहते हैं और बॉडी जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शरीर के ऊतकों को, मांसपेशियों को निर्माण करने में काफ़ी सहायक है, और रक्त जैसे महत्वपूर्ण द्रव्यों का भी निर्माण जो है वो प्रोटीन के माध्यम से होता है। बॉडी बिल्डिंग हमें का काम करती है, इस नाम से भी इसे प्रोटीन को जानते हैं। तीसरा है हमारा खनिज पदार्थ, जो कि शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से चलाने में, संचालन करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। और मिनरल्स में हालांकि बहुत छोटी छोटी कम मात्रा में चाहिए, चाहे वो आयरन की बात करें, चाहे हम कॉपर की बात करें, या फिर हम कैल्शियम की बात करें। आजकल कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा लोगों में हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, आयरन की कमी से लोगों में ब्लड की कमी देखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को, फास्फोरस का होना, पोटेशियम का होना, ये सब जो है, जैसे गुड़ है, चना है, इनसे इसको बड़ी आराम से पूरा कर लिया जाता है। गुड़ जो है काफ़ी एनरिच है,
जी डॉक्टर मोनिका, मैं इससे पहले डॉक्टर मोनिका को आमंत्रित करूं आपको ये जानकारी देने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारा समय हो रहा है। मुझे लगता है कि एक जानकारी तो हम दे ही सकते हैं डॉक्टर मोनिका यहाँ पर कि जो कैल्शियम और फास्फोरस की हम बात कर रहे हैं जैसे जी। तो ये किन किन न्यूट्रिशस उनमें तत्वों में मिल सकता है? जी, कैल्शियम गाइस इस टाइम सबसे अच्छा आपको मिलेगा, जो सबसे इजी इनटेक आप कर सकते हैं, चौलाई। चौलाई आपको साग के रूप में मिलता है, और चौलाई जो है आपको अमरंथ ड्राई भी मिलता है, जिसको आप ब्रेकफास्ट सीरियल में और रामदाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आप ब्रेकफास्ट के दूध में मिक्स करके अपना ले सकते हैं, बहुत ईजिली मिलेगा और बहुत ही चीप रेट में मिलता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया इकोनॉमिकल वैल्यू को देखते हुए, तो अमरंथ आपको बहुत ही रिजनेबल रेट पे मिलता है। और गुड़ चना, जहाँ चौहान सर आपने बताया, ये बात बिल्कुल सही है। आप खाने के बाद थोड़ा सा अपना गुड़ का सेवन करें तो आपका एपेटाइट भी अच्छा रहेगा और आपका खाना खाने का पाचन अच्छा होगा, तो आप जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो आपको सही से आपका ब्लड में एब्जॉर्ब भी होंगी। दूसरी चीज़, अमरंथ के और यानी चौलाई के अलावा आपका गुड़ आ गया, आप दूध पी रहे हैं, दूध से बनी हुई जितनी चीज़ें, और सोयाबीन की आपकी सीड आती है, यानी छोटी उसकी दाल के रूप में आता है, जैसे आपका लोबिया का दाना है, उससे बना हुआ दूध या उस दूध से बना हुआ पनीर जिसको हम बोलते हैं टोफू, अगर आप वो लें तो उससे आपका कैल्शियम और फास्फोरस, जो आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए और आपकी स्किन के लिए, क्योंकि हमारे जो बोन्स है उन्हीं से ही आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, तो बोन्स को स्वस्थ रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पोषक तत्वों में आप इन 3 चीज़ों को अपने मुख्य रूप से ऑल्टरनेट डेज पे अभी इंक्लूड कर, मतलब इंक्लूड मीन्स कि कभी आपने अमरंथ ले लिया, कभी आपने चौलाई का साग ले लिया, इस तरह से आप चेंज करके उसको इनटेक करते रहेंगे तो आपके शरीर में इसकी कमी कभी नहीं होगी। रैदर कि आप उसको लेने के लिए किसी सप्लीमेंट का प्रयोग करें, क्योंकि गाइस सप्लीमेंट बॉडी में कभी भी पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं। फिर आपको कई बार लगता है कि मेरी हड्डी में, शरीर में कोई गांठ बन गई या हड्डी बढ़ गई, तो वो चीज़ आपको ना सप्लीमेंट दिखे। जो है मोस्ट ऑफली बहुत ही हार्मफुल होते हैं और लोग यदि इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिम जाने वाले लोग जो है प्रोटीन और दूसरी चीज़ें जो है बड़ी अलग से मात्रा में लेते हैं और उनका आजकल मार्केट में बड़ा अच्छा खासा उनका मार्केट भी बन गया है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को अवॉइड करने में ही फ़ायदा है। नेचुरल रूप से जो हम इनटेक करेंगे उसका बड़ा एक अपना अलग महत्व है। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हमें ले लेना चाहिए, जो समय भी हो रहा है, और आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं जाइए नहीं, हम आपसे अगेन मिलते हैं जी। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांव से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। तो पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आहार चिकित्सा की हम बात कर रहे हैं कि आहार को चिकित्सा की दृष्टि से लिया जाए। आहार औषधि है और औषधि जो है वो आहार है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए ये योग में भी कहा गया है, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही कंसेप्ट आता है और आयुर्वेद में ये कंसेप्ट स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो हम मिनरल्स की बात कर रहे थे और मिनरल्स में ख़ास तौर से हम कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, इन सब की चीज़ों की बात कर रहे थे। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि बहुत बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी होने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारी हैं, वो हो जाती हैं। ख़ास तौर से आजकल आपको देखने को मिलेगा घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं लोगों की, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लोगों की हड्डियों की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी भी सीधी सीधी झलकती है। कैल्शियम खासतौर से लोगों का कम हो रहा है। वैसे ही 40 के बाद में, जो 40 की एज के बाद के जो लोग हैं, उनमें कैल्शियम की कमी जल्दी आती है। वैसे भी हम लोग, जो हमारा रहन सहन है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल जो है, वो एसी वाली हो गई है। आजकल हम एसी में रहते हैं, तो उस वजह से भी कुछ चीज़ों में काफ़ी अंतर आया है। तो नेचुरल वे में रहना और एक कृत्रिम वातावरण में रहना, दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को, जैसे कि हम बता रहे थे अभी कि चना और गुड़ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन दोनों का सेवन
आप करते हैं तो आपको बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो उनकी पूर्ति आपके शरीर में हो जाती है। डॉक्टर मोनिका। जी। चने से आपको प्रोटीन मिलेगा। जैसे सबसे पहले चौहान सर ने आपको जल के बारे में बताया और बोला कि हम कृत्रिम अपनी लाइफस्टाइल हो गया, हमारा मॉडरेट लाइफस्टाइल हो गया। तो गाइस, जितना हम एसी में रहते हैं हमारे शरीर से उतना ही विटामिन ई, विटामिन डी और वाटर का जो रेशियो है वो कम होने लग जाता है। तो हमें उस अपनी लाइफ को कवर करने के लिए जल का सेवन, अगर आप एसी में बैठे तो आप ज़्यादा करें, क्योंकि आपके शरीर से जल को उड़ा देता है एसी। ठीक है। और सेकेंडली, जैसे गुड़ चना सर ने बोला, तो गुड़ से आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। और जब गुड़ और चना इकट्ठा मिक्स करके आप लेते हैं तो आपको आयरन मिलता है, आपको बहुत अच्छी रेशो में कैल्शियम मिलेगा, आपको फास्फोरस भी मिलेगा और कुछ मल्टी विटामिन्स भी इसके साथ मिलते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। बट जहाँ पर अभी टॉपिक ख़त्म होने पे ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि आजकल लोग कुछ सप्लीमेंट्स को इनटेक करने लग गए हैं इन चीज़ों का सेवन करने की जगह। तो गाइस, इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो आपका डायरेक्टली जाके आपके जो इतने भी बड़े आपके मेन ऑर्गन्स है, लाइक लीवर है, पैनक्रियास और किडनी, इनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देखिए, किडनी में आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और कोई भी केमिकल जब आप सप्लीमेंट जब लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा पूरी तरह, तो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड आपका किडनी में जाता है और वहाँ पे रिफाइनिंग ना होने की वजह से सारा लोड किडनी पे आता है, जिसकी वजह से किडनी में आपका कैल्कुलाई यानी आपका स्टोन बनना भी हो सकता है। लीवर में आपका बाइल का ओवर सिक्रेशन या फिर बाइल के आपके जितने भी लीवर के आपके हेल्थी सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और कई जगह देखा गया है कि बच्चों को इनका सेवन ज़्यादा करवाया जा रहा है और अभी कोविड से जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो इस तरह के सप्लीमेंट्स ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं। तो गाइस, आप नेचुरल चीज़ें लीजिए, आप गुड़ चना का सेवन कीजिए, आपको जो मौसम के अनुसार फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, इनका सेवन करके अपना खनिज लवण की रेशो है वो कवर कीजिए, ना कि आप अलग तरह की सप्लीमेंट्स में जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए ज़रूरी है। और हर सप्लीमेंट को जब आप लेते हैं, कोई भी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू लेते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए एक सेकेंड न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपका जो आपको प्राकृतिक आहार है उन्हीं से मिलेगा, रेदर कि आप न्यूट्रिशन के ही आसपास सप्लीमेंट में घूमें। तो उनका सेवन बिल्कुल आप निषेध समझिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग के अंदर। ख़ास तौर से यदि हम बात करें कोविड के बाद जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने और जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों को इस तरह की चीज़ों की एडवाइस कर रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आप अपने इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखें। और ख़ास तौर से कुछ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनको लेकर के तरह तरह की चीज़ें, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, चाहे वो सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, हमारा स्पाइनल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, बैक से संबंधित बहुत सारी और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, साइटिका का पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में जो मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो पेन किलर के माध्यम से इनको कम कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये ख़त्म नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में आप निश्चित रूप से ऐसे जो एक्यूप्रेशर से संबंधित आपके विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप सीधा सीधा संपर्क करें, या फिर प्राकृतिक चिकित्सक से आप मिलेंगे तो बिना औषधि के कुछ दिनों में वो आपकी कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ आपके पॉइंट्स वो दबाएंगे और उसके माध्यम से वो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ठीक कर देंगे। तो कॉलर जिनके गलों में लग जाते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से या फिर और किसी कारणवश, तो वो भी ये हटा दिए जाते हैं, जबकि ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी आज हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा और योग की जो विज्ञान है उसने ऐसा कर दिखाया है कि इस तरह की बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपने पोषक तत्वों की, तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा हमें प्रदान करता है। और सभी प्रकार के अनाजों से खासतौर से हमें ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। रेशे की हम बात करें तो रेशा जो है वैसे मल निष्कासन में यानी पाचन में बहुत हेल्पफुल है, तो जिसमें सब्जियां और हम फ्रूट्स वगैरह हम लेते हैं। फैट की बात करते हैं तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का काफ़ी अच्छा काम करता है। और विटामिन्स की
पूर्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है। विटामिन्स की हम बात करें तो शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता होती है, और ये भी हमें इस तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल से बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो ये हमारे इस तरह के सेवन जो हैं वो पोषक तत्व थे, न्यूट्रिएंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे। और मानव जीवन में वास्तव में इन सब की बहुत आवश्यकता है, और ठीक से हम यदि कैलकुलेट करते हैं और डाइटिशियन से बातचीत करते हैं तो हम निश्चित रूप से निरोगी और स्वस्थ जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से, जो कि आवश्यकता आज सभी को है। इसके साथ एक हम बातचीत करते हैं आपसे यौगिक आहार। यदि हम बातचीत करें आहार से हम यौगिक आहार कह देते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं। यौगिक आहार में हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यौगिक आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। 3 श्रेणियों में खासतौर से योग के आहार को हमने विभाजित किया है। सात्विक आहार क्या है? डॉक्टर मोनिका से मैं बात कर रहा हूँ। सात्विक आहार जी, सात्विक आहार यानी इसमें आपके ताजे फल, ताजी सब्जियां, ताज़ा सलाद, हरे सब्जियां, ये सारे आपके सात्विक आहार में आता है। और गाइस, सबसे पहले इसमें एक चीज़ आती है, जब हम कुक फूड की बात करते हैं सात्विक आहार में, तो उसमें आपकी 3 जहर नमक, चीनी, मैदा, इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, वो टोटली आपका निषेध है। किसी तरह के आपके जो भी स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस है जो आपकी बहुत तेज़ महक देती हैं, या जैसे आपके जो हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं अक्सर अपनी सब्जियों में गरम मसाले के नाम से, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखी गई है सात्विक आहार में, जब आप ताज़ा आहार बना दें, कुक्ड फूड, उसमें पाक कला आती है। पाक कला के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन सात्विक आहार में आपका कोई भी आप खाना जब पकाते हैं, उसको 3 से 4 घंटे के अंदर आपको उसका सेवन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। जब आप उसको रख देते हैं, रखने के बाद उसका सेवन करेंगे, लाइक अगर आप कहें कि मैं उसको थोड़ी देर बाद खा लूँ, सुबह का खाना दोपहर को खा लूँ या शाम को खा लूँ या नेक्स्ट डे रखा हुआ खा ले, तो आपका तामसिकता में आ जाता है। यानी सात्विक आहार में आपका सिर्फ फ्रेश फूड आएगा। और इसका मतलब ये नहीं आप कहें कि भाई अभी बागीचे से तोड़ा, नहीं, आपका सीज़न के अनुसार बिल्कुल फ्रेश, आपने फ्रिज में ना रखा हो, आपने मार्केट से परचेज़ किया, उसको आपने खा लिया, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपने अगर आप फ्रिज में रख लिया तो भी वो तामसिकता के अंदर आ जाएगा। तो योग के आधार पर यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि सात्विक आहार ऐसा आहार है जिसमें सत्व गुण की प्रधानता पाई जाती है। सत्व गुण, उसको हम कहते हैं सात्विक आहार। तो जैसा कि डॉक्टर मोनिका ने बताया कि भोजन ये सदैव ताज़ा होना चाहिए, पका हुआ हो, रसीला हो, शीघ्र पचने वाला हो, चिकना और स्वादिष्ट हो। और स्वादिष्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जो हैं होने चाहिए, बहुत ही एक निश्चित सीमा तक ये सब होना चाहिए। ऐसा भोजन व्यक्ति को संतुलित स्वास्थ्य प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है और सामंजस्यपूर्ण तालमेल की कुशलता, बौद्धिकता यानी बुद्धि की भी व्यक्तित्व जो है वो प्रदान करता है। तो इस तरह की चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। अंकुरित अन्न हम इसमें ले सकते हैं, दूध, दलिया, फल, सब्जियां, ये सब इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजसिक आहार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राजसिक आहार वो आहार है जिसमें कि खास तौर से अधिक मिर्च मसालों का उसमें मात्रा होती है, और सबसे बड़ी बात रजगुण उसमें पाया जाता है। सतगुण नहीं होता, रजगुण की प्रधानता होती है। और रजगुण की प्रधानता में अधिक जो है अम्लता होती है, अधिक लवण होते हैं, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। इस तरह का ये रजगुण की प्रधानता वाला भोजन कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि इंद्रियों को उत्तेजना जो है वो ज़्यादा आ जाती है, यानी उत्तेजना प्रदान करने वाला होता है और भोग की प्रवृत्ति वाला होता है। कामुकता, लालच, क्रोध की भावना इससे उत्पन्न होती है। यही कारण है कि कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो भोजन है हमारा, डाइट है, उसको बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल
करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अधिक खट्टा है, तेज मिर्च मसालेदार है, भोजन में लहसुन पड़ा है, प्याज पड़ा है, कॉफ़ी है, चाय है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि राजसिक आहार के। इसके साथ तीसरा आता है तामसिक आहार। और तामसिक आहार भी नाम से ही पता चलता है, यानी तमोगुण की प्रधानता हो। तमोगुण, तमोगुण यानी बासी, गरिष्ठ, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, झूठा, अपवित्र, ऐसा जो भोजन है, ऐसे गुणों की जिसमें प्रधानता हो, वो तामसिक भोजन कहलाता है। इसके सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके सेवन से शरीर पर कमजोरी आती है, असुरक्षा की भावना जागती है, वासना की भावना, भोग की इच्छा उत्पन्न होती है। और ऐसे भोजन करने से सामान्यतः हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, लगातार थकान, ऐसी बीमारियों को और समस्याओं को ये उत्पन्न भी करता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे आज हम इस तरह के आहार में बढ़ते जा रहे हैं, इस ओर हम चलते जा रहे हैं, उतना ही इस तरह की बीमारियां हमें भी बढ़ती जा रही हैं। आज हम घर का भोजन छोड़ करके हम रेस्टोरेंट में, कहीं विशेष जगह पर, होटल में खाना खाना पसंद करते हैं। तो मांस, मदिरा और कौन कौन से इस तरह के भोजन हैं, डॉक्टर मोनिका बताएं। जी, जैसे पहले बताया कि आपको जितना भी आपका सात्विक आहार है, उसमें आपका अगर 3 से 4 घंटे के अंदर आप उसका सेवन कर लेंगे तो आपका सात्विकता बनी रहेगी। वहीं अगर आपने उसको बासा करके खाया तो आपका राजसिक आ जाएगा, तामसिक उसमें भाव उसमें आ जाएगा। आपका मांस, मदिरा, अंडे यानी नॉनवेज वाला ये जितना भी गरिष्ठ आहार है, जिसके डाइजेशन में आपका 6 से 7 घंटे लग रहे हैं सिर्फ डाइजेशन में। देखिए, अक्सर आप जब सात्विक आहार खाते हैं वो 2 से 2.5 घंटे में आपका पच जाएगा और आपकी बॉडी नेक्स्ट मील के लिए जो बहुत ही थोड़ा सा रहेगा, जिसमें आपके फल और सब्जियाँ, उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। और आप जब तामसिक या राजसिक आहार जब खाते हैं, उनके डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, उसको शरीर से निष्कासित होने में भी काफ़ी समय लगता है। यानी जनरली आप जब सात्विक आहार खाएंगे तो आपका स्टूल बहुत ईजिली समय पर सुबह उठते ही पास हो सकता है। लेकिन जब आप तामसिक या राजसिक आहार जब सेवन करते हैं तो उसमें स्टूल पास करने में भी आपको ट्रबल होता है। आप जब मल के लिए जाते हैं तब आपको उसके लिए स्पेशल प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ही हार्ड आता है, उसमें बहुत ही स्मेल आती है। समटाइम अनडाइजेस्टेड फूड भी आपका पास होता है, क्योंकि ऐसा आहार ना ही पूरी तरह चबाया जाता है, ना ही पूरी तरह उसका पाचन होता है। और आप खुद समझ सकते हैं, जो फूड ना ही पूरी तरह पकता है, ना चबाया जाता है, ना ही पूरी तरह शरीर से बाहर निकलता है, तो शरीर में जम के आपके शरीर में रोग और दुर्गंध ही उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि आप जैसे कि छोले कुलचे खा रहे हैं। अब कुलचे को आप कितना भी खींचिए, आप दांतों से पकड़ लेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे, तब उसको मुश्किल से काटेंगे। जो काटने में, तोड़ने में इतना सख्त है, उसका पाचन कैसे होगा बॉडी के अंदर, ये खुद सोच सकते हैं आप। लेकिन टेस्ट है और उस टेस्ट के अनुसार लोग पसंद भी करते हैं। तो जैसा बताया कि 3-4 चीज़ जो हैं, इनको हम वाइट पॉइजन कहते हैं। वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर। और योग वाले तो खासतौर से मना करते हैं कि नहीं भाई, ये 4 चीज़ें आपको नहीं लेनी है। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? पहली, मैदा। सफ़ेद है, मैदा है। मैदा से बने हुए प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें तो आप बहुत फायदेमंद आपको। तो मैदे में सर अक्सर आजकल मोमोज का सेवन लोग ज़्यादा कर जी, रहे हैं। जी, ब्रेड बिल्कुल। का सेवन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। लोग अर्ली ब्रेकफास्ट में कि कुछ ना बनाना पड़े तो इससे ब्रेड का सेवन ज़्यादातर करे जा रहे हैं। शाम को कुछ ना बनाना पड़े तो वैसे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, तो हम सिंपल नूडल्स बोल देते हैं कि नूडल्स का बच्चों को कि 2 मिनट में बन जाएंगे, आप खा सकते हैं। तो इसका सेवन ज़्यादा होने की वजह से लोगों में अक्सर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अर्ली एज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इस तरह से हम अपने बच्चों को भी बचाएं और सफ़ेद जहर यानी मैदा से बने हुए प्रोडक्ट्स को हम खाने से रोकें। दूसरा है रिफाइंड। अब डालडा तो ख़त्म हो गया, रिफाइंड जो है इसका ध्यान रखें, इसको भी हम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हम सीधा सीधा सूरजमुखी का, नारियल का या फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, वही वास्तव में रिफाइंड है। नेचुरल वे में देखें तो रिफाइंड वो है, लेकिन वास्तव में जो आ रहा है वो रिफाइंड जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और आजकल जो लोगों की घुटनों की जो समस्या हो रही है, हड्डियों में जो समस्याएं हो रही हैं, जो हार्ट से संबंधित लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वो कारण भी सब इसी की वजह से है। और बाहर इसमें छोले में, कुलचे में कैसा, समोसे में किस तरह का रिफाइंड लग रहा है, इसकी क्वालिटी आप समझ सकते हैं। थर्ड है शुगर की मात्रा। आज गुड़ खाना बंद हो गया है, गुड़ मिलना भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग गुड़ नहीं खा रहे हैं, उस वजह से भी लोगों को समस्या हो रही है। गुड़ की जगह लोगों ने यानी रिप्लेस कर दिया है उसका शुगर ने, चीनी ने। तो इसका इस्तेमाल लोग बहुत कर रहे हैं, चाहे चाय में कर रहे हैं, चाहे वो किसी और मीठी चीज़ में कर रहे हैं। ये भी वाइट पॉइजन है। अधिक मात्रा में आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी डायबिटीज़ होगी, ध्यान रखिए। और चौथा है नमक, जो आज ब्लड प्रेशर की सबसे ज़्यादा समस्या लोगों में मिल रही है, क्योंकि लोगों ने जो देसी नमक था, बड़ा डली वाले नमक आता था, उसको कूट पीस करके बारीक किया जाता था, उसको सब्जी में डाला जाता था, उसका इस्तेमाल होता था। आज इतनी प्रोसेसिंग बढ़ गई है उस नमक को बनाते बनाते, बारीक करते करते, कि उसमें तमाम केमिकल्स पड़ करके वो आज वाइट होता है। और उस वाइट नमक को जब हम खाते हैं तो सबसे ज़्यादा आज ब्लड प्रेशर की समस्या, किसी का लो, किसी का अप, ये सब चल रहा है। तो इन 4 चीज़ों को अवॉइड करें। समय होने जा रहा है, घड़ी जो है 5 बजाने जा रही है। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि आपके एक औषधि वाला आहार आपका कैसा हो। केवल 2 मिनट में हम इस पे चर्चा करेंगे। 2 मिनट में डॉक्टर मोनिका की बात सामने रखेंगे। प्रातःकालीन तांबे के बर्तन का पानी आप पिएं, रात भर रखा हुआ। एक बात, यदि इस पानी के साथ आप 1 कली लहसुन खा लेते हैं, लहसुन की 1 कली, तो आपका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी समाप्त होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बढ़िया हो जाता है। किसको नहीं खानी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल, ये लहसुन की कली है सर। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपका कोलाइटिस का प्रॉब्लम है, उनको मना करते हैं खाने के लिए। ब्लड प्रेशर हाई या फिर रहता है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है। समटाइम क्या इंटरनल ब्लीडिंग लोगों को हो रही होती है कोलाइटिस में, या फिर अंदर अल्सर की प्रॉब्लम है, उनको नहीं खाना है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाना। इसके पश्चात, कुछ समय पश्चात, रात को आपने आंवला के सूखा ड्राई वाला, उसके 2-3-4 पीस जो है डाले पानी में, कांच के गिलास में भिगोया, और उस पानी को, वो कितना पानी आप लेंगे, जैसे कि आप 5-6 चम्मच ले सकते हैं, या 1/4 कप ले सकते हैं। उसमें 5-6 टुकड़े हमने डाले आंवले के, और उस पानी को हम जो है सुबह को इस्तेमाल कर लेते हैं। आंवला वाटर, ये औषधि वाला, ये आंवला वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। कई तरह से, जैसे आपके बालों को जो है बहुत कलरफुल बनाए रखता है, स्किन को ठीक रखता है। और इसके साथ ही जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टाइम होने जा रहा है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आपको करेंगे। 15 मिनट इसके बाद में हम किशमिश का पानी, जो रात को किशमिश हमने भिगोई हुई है, वो भी 1/4 कप पानी में एक 8-10 किशमिश के दाने हम डाल दें, उस पानी को हम पिएं। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, जिन लोगों की घुटनों की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को डायबिटीज है, वो किशमिश पानी की जगह मेथी का पानी इस्तेमाल करें। 1 चम्मच मेथी, और स्टार्टिंग में आप आधा चम्मच से शुरुआत करें तो बेहतर होगा। रात को भिगो दें और उसका पानी इस्तेमाल करें। भीगी हुई जो हमारी
मेथी है उसको फेंकेंगे नहीं, उसे हम नाश्ते में, खाने में, किसी सब्जी में हम मिला सकते हैं। इसके पश्चात हम नाश्ता ले लें। नाश्ता में अंकुरित आहार लें जरूर, मूंग, मोठ, चना, मेथी, अल्फाल्फा, रोजाना कोई एक ले सकते हैं। बादाम भिगो सकते हैं रात को, अंजीर भी भिगो सकते हैं। तो ये थोड़ा कभी बादाम कभी अंजीर इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और हम दलिया ले सकते हैं, तो पोहा ले सकते हैं, हल्का हल्का नाश्ता, 1 गिलास दूध ले सकते हैं। और फिर 11 बजे करीब हम ताज़े फल या जूस ले सकते हैं। इसी तरह से दोपहर का भोजन ले सकते हैं, सलाद, खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब, रोटी, चपाती, गिनती की 3 से 4, मौसम के अनुसार हरी सब्जियां, दाल और आंवला, कच्ची हल्दी, लहसुन की चटनी, पुदीना की चटनी, धनिया की चटनी। चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। भोजन के बाद ताज़ा मट्ठा पिएं आनंद के साथ। तो दोपहर का भोजन हो गया। और इसी तरह से आप रात्रि में भी हल्का भोजन लें या बहुत कम भोजन लें, यानी जो लंच में लिया है उसका आप 1/2 कर दें, तो आपका ये भोजन बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से आप रात्रि का भोजन भी आप लें। और लेट हो जाए तो भोजन बिल्कुल ना करें, 8 बजे के बाद आप भोजन ना करें, बल्कि 1 गिलास दूध पी करके आप आराम से सोएं। आप हल्के रहेंगे, अच्छी नींद आपकी आएगी। और समय हमारा हो चुका है, घड़ी ने हमें संकेत कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ या डॉक्टर मोनिका का, जो हमारे एक्सपर्ट के रूप में, डाइटिशियन आप हैं, डाइट के बारे में आपको बताया। औषधि, ये मेडिसिनल एक तरह से डाइट थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो जिन लोगों को भले ही कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए इस तरह की डाइट वो लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, उनको स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त रखेगी। औषधि से दूर रहें, औषधि वाली चीज़ें खाएं प्राकृतिक रूप से। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। NIS के लर्नर्स के लिए और सामान्य लोगों के लिए जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।